डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा का विकास। हमने आपको पढ़ाया इंडिपेंडेंस के बाद का है ना, 1947 का बाद का। हम अब देख रहे हैं उसके पहले क्या क्या हो रहा था। 1947 के पहले कॉलोनियल टाइम में जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, उनके वक्त में क्या क्या पॉलिसीज, किस तरह की चीजें लाई गई शिक्षा के क्षेत्र में। ओके, तो 1800, जी। हाँ म्यूट कर लो। ओके, सो 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक ग्रेट चार्टर, कानूनी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज आ जाता है। ये भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब एक प्लानिंग के तहत इंट्रोड्यूस किया इस चार्टर को, और उसमें हर एस्पेक्ट को देखा गया कि हम एजुकेशन को भारत में किस तरीके से प्रोपेगेट करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि आईआईटी रुड़की का स्थापना हो चुका होता है 1847 में, वुड्स डिस्पैच आने के 7 साल पहले। इसको याद रखना है, ठीक है, कि वुड्स डिस्पैच तो है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज आ रहा है, लेकिन कानूनी दस्तावेज आने के बावजूद भी 7 साल पहले ही आईआईटी रुड़की का स्थापना हो चुका होता है 1847 में। तो जो वुड्स डिस्पैच थी, उसकी क्या क्या सिफारिशें रही, रिकमेंडेशंस। तो इसने पहला बोला कि हर एक प्रांत में, भारत में जितने भी प्रांत है, हर जगह एक शिक्षा विभाग होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो यूनिवर्सिटीज होंगी बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में, वो बननी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे। और ये तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी 1857 में जाकर स्टैब्लिश होती है। फिर इसकी सिफारिश ये थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और महिला की शिक्षा पर भी इन्होंने फोकस किया, उस पर जोर दिया। तो ये रिकमेंडेशंस थी वुड्स डिस्पैच की। इसने और भी रिकमेंडेशंस दिए कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, वो मातृभाषा, मदर टंग में होनी चाहिए। और जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, वो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। क्लियर है इतना दूर? ये जी। सारे फैक्ट्स हैं, आपको इसको रट लेने हैं एग्जाम के लिए। डेट्स, नेम्स, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ सारे पढ़ने हैं अच्छे से। ये था वुड्स डिस्पैच। फिर 1882 में आता है हंटर कमीशन। इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन इसलिए है क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सर विलियम हंटर। इनका काम था कि जो 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, है ना, 1854 जो वुड्स डिस्पैच आया, से लेकर 1882, इन दोनों साल के बीच में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई है, उसकी समीक्षा करना। तो ये भारत का कॉलोनियल टाइम का पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन है, 1947 के पहले की बात है, आजादी के पहले की बात, ठीक है। लेकिन इस कमीशन में कुछ प्रतिबंध थे कि ये यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन पर अपना रिकमेंडेशन नहीं देंगे, उसके छोड़कर जो प्राइमरी एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी है, इन सब पे इनका इनको रिकमेंड करने का पावर था। लेकिन यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालय पर इसको बाहर रखा गया था, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन आ गया कि किस कमीशन को यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन के परव्यू से बाहर रखा गया था, तो वो था हंटर कमीशन 1882। तो इसे क्या क्या सिफारिशें थी, रिकमेंडेशंस। तो इसके पास पावर थी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर सिफारिश देने की, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन इसके बाहर था। तो इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको आप वर्नाकुलर, जो स्थानीय भाषा है, उसके हिसाब से दे। जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वहां की जो पॉपुलेशन जिस भाषा में बात करती है, उसी भाषा में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर दूसरा इनका रिकमेंडेशन था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, नियंत्रण
और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को चलाने का जो जिम्मेदारी है वो सारा का सारा किसके पास होना चाहिए? लोकल बॉडीज मतलब डिस्ट्रिक्ट जो जिला स्तर पर जो बॉडीज है उसके पास, या फिर म्युनिसिपल बॉडीज के पास, नगर निकायों के पास। ये लोग कंट्रोल करेंगे, उसको देखेंगे, उसको उसको चलाएंगे प्राइमरी स्कूल्स को। सेकेंडरी एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन का दो बंटवारा होना चाहिए। एक होना चाहिए लिटरेरी, साहित्यिक, और दूसरा होना चाहिए व्यवसायिक। जो लिटरेरी की तरफ जाएंगे वही लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करेंगे, और जो वोकेशनल कोर्सेज में, जो व्यवसायिक में जाएंगे, वो फिर बाद में जाके नौकरी करेंगे, है ना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जो प्राइमरी लेवल के बाद बच्चों के ऑप्शन था कि इन दोनों में से वो कोई चूज करे, या तो अगर उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है आगे जाके तो वो लिटरेरी चूज करेंगे, या फिर अगर उनको जॉब चाहिए, करियर चाहिए, तो वो वोकेशनल कोर्सेज चूज करेंगे। इन्होंने भी फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा पर जोर दिया, जैसे वुड्स डिस्पैच ने भी दिया था। स्ट्रेस्ड ऑन लिबरल ग्रांट एडिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ही उदार तरीके से अनुदान देती थी, ग्रांट। जैसे अभी यूजीसी है ना, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ग्रांट देती थी कि आप स्कूल्स खोले, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, जो निजी निजी उद्यम थी, वो बहुत तेजी से फैलती है और बहुत सारे स्कूल जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसे मिल रहे हैं स्कूल को खोल के चलाने के लिए। ओके। तो ये था 1882 का हंटर कमीशन। एड सिस्टम क्या है? क्या? एड सिस्टम। एड, ग्रांट इन एड मतलब आप उसको जैसे यूजीसी है ना, वो ग्रांट देती है हर यूनिवर्सिटीज को, अनुदान, पैसे देना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना कि वो अपने स्कूल्स को चला सके। उदार अनुदान सहायता प्रणाली, अनुदान सहायता प्रणाली इसका हिंदी में होता है कि आप उसको अनुदान देते हो, फाइनेंशियली फंड करते हो, फिर वो अपने सिस्टम को, स्कूल्स को चला सकते हैं। तो ये है ग्रांट इन एड। एड हो गया सहायता, ग्रांट हो गया जो आप अनुदान दे रहे हैं। मैम एक और जो होता है यूजीसी, जो हम लोग तैयारी करते यूजीसी, हैं तो यूजीसी तो देखो 1947 के बाद आई ना, 1956 में आई यूजीसी। हम ये अभी जितना पढ़ रहे हैं वो 1947 के पहले का पढ़ रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि अभी यूजीसी है, उसी तरीके से पहले गवर्नमेंट के पास पावर होती थी ग्रांट देने की, अनुदान देने की। ठीक है। यूजीसी 1947 के बाद आई है, और हम अभी जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं वो 1947 के पहले की पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है इतना दूर? जी। नेक्स्ट है रालेक कमीशन 1902 का, और इस कमीशन के चेयरमैन थे थॉमस रालेक, इसलिए इसका नाम है रालेक कमीशन। इसका दूसरा नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, या फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मुझे। ये सेकेंड एजुकेशन कमीशन है। पहला एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन था, उसके बाद ये आता है, तो ये सेकेंड एजुकेशन कमीशन हुआ। इस कमिटी ने, रालेक कमीशन ने क्या किया, जो 5 यूनिवर्सिटीज उस टाइम ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी, देखो, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये तीनों 1857 में आ गई थी, मैंने बताया आपको। फिर पंजाब बन चुकी थी 1882 में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। अब ये कमीशन कब आ रहा है? 1902 में। इसके आने से पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज आ चुकी है इंडिया में। इन सारे यूनिवर्सिटीज को सर्वे करती है ये कमेटी, पांचों की पांचों यूनिवर्सिटीज को, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, जो तीनों 1857 में बनती है, पंजाब 1882, इलाहाबाद 1887। ठीक है। इनको सर्वे करके इनके आधार पर वो रिकमेंडेशन देगी। म्यूट कर लो, अगर क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप करो। तो इसी रिकमेंडेशन के आधार पर, जो रालेक कमीशन की रिकमेंडेशन होती है, 1904 में भारत में एक एक्ट बनता है जिसका नाम है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। जो रिकमेंडेशन देती है उनकी मैक्सिमम चीजों को इस एक्ट में अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है। तो देखो, इसने बोला जो यूनिवर्सिटी में सीनेट सिस्टम है, सीनेट मतलब
जो विश्वविद्यालय है उसको चलाने की एक बॉडी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इसमें मेंबर्स होते हैं, यही लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटीज कैसे चलेगी। तो इसने क्या बोला, जो टेन्योर होगा इन सदस्य का वो कितना होना चाहिए, 5 साल। पहले क्या था, कोई लिमिट नहीं था टेन्योर का, कार्यकाल का कोई लिमिट नहीं था, लेकिन अब लिमिट करके हर 5 साल के बाद मेंबर जो है वो एग्जिट होते चले जाएंगे सीनेट की बॉडी से। फिर उन्होंने बोला जब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज बनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं सीनेट के, 20 से ज्यादा नहीं। और जो बाकी 2 यूनिवर्सिटीज थी कौन सी, पंजाब और इलाहाबाद, उसमें ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। याद रखना है इनको, ठीक है। ये बाकी 2 कौन सी बात कर रहे हैं, पंजाब की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या है, जो मेंबर्स होंगे इस सीनेट के, ये जो बॉडी है ग्रुप ऑफ सीनेट, ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें कुछ लोग चुने जाएंगे और कुछ लोग जो है सरकार नॉमिनेट करेगी। जैसे ये सरकारी लोग यहाँ बैठेंगे तो सरकार का भी एक कंट्रोल यूनिवर्सिटी पर होगा, क्योंकि उनके भी लोग नॉमिनेटेड, जो सरकार ने खुद नॉमिनेट करके भेजे हैं। गवर्नमेंट वाज गिवन द पावर टू वीटो यूनिवर्सिटीज सेनेट रेगुलेशन। सरकार को विश्वविद्यालय के सीनेट विनियमन के वीटो, वीटो मतलब होता है फाइनल से, कुछ भी तुमने डिसीजन लिया होगा, अगर सरकार ने ना बोल दिया तो वो ना है, वीटो पावर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो इससे क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल, एक बेहतर ढंग का कंट्रोल कौन कर रही है, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो रूल्स थे कि कॉलेजेस को एफिलिएट करते थे यूनिवर्सिटीज के साथ, उसको बहुत सख्त बना दिया गया, टाइट कर दिया गया कि अब कोई भी कॉलेजेस जो है वो इजीली एफिलिएट नहीं कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। इन कॉलेजेस को सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके उनको मान्यता मिलेगी कि वो कॉलेज रन कर सकते हैं, और उनका जो उनको बोर्ड ऑफ एग्जाम्स यूनिवर्सिटीज की तरफ से एफिलिएटेड होकर मिलेगी। फिर इसमें क्या हुआ कि हर साल 5 लाख रुपए मिलेगी इन यूनिवर्सिटीज को, ताकि वो क्वालिटी डेवलप कर सके हायर एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी को वही ग्रांट इन एड, अनुदान, अनुदान वाला सिस्टम है कि सरकार की तरफ से हर साल 5 लाख रुपए मिलेगी, ताकि उच्च विश्वविद्यालय, जो विश्व उच्च शिक्षा है विश्वविद्यालयों की, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता का विकास हो सके। क्योंकि यदि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, क्वालिटी पर, ये बिगड़ जाएगी किसी भी यूनिवर्सिटीज की। तो ये था तुम्हारा रैलेक कमीशन। नेक्स्ट है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ये आता है 1917 में, और इसके चेयरमैन होते हैं माइकल सैडलर। अब देखो कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में बन चुकी थी ना ऑलरेडी, तो ये 1917 में इसलिए बनाया जाता है कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वो बहुत चरमरा चुकी है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उसी को देखने के लिए इस कमीशन को बनाया जाता है। लेकिन ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए तो रिकमेंडेशन देता ही देता है, बाकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज होती है उनके लिए भी ये सिफारिशें अपनी पेश करता है सरकार को। तो देखो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्थिति खराब क्यों हो गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके थे, ओवरलोड हो गया था, स्टाफ कम थे तो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, और जो प्रशासन थी वो कैसी थी, अप्रभावी। ठीक है, तो ये सारे के सारे दिक्कतें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1917 आते आते होने लग जाती है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी कमीशन को सेटअप किया गया था कि जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, उसको सुधारने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकती है। तो ये सैडलर कमीशन जो है वो तीसरा एजुकेशन कमीशन है। पहला था हंटर, दूसरा था रालेग, और तीसरा है ये सैडलर। तो ये जो रिकमेंडेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं थी, इसको बाकी यूनिवर्सिटीज पर भी लागू किया गया। तो इसने रिकमेंड किया, इसका एक स्टेटमेंट है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसमें फिर से बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन पास कर रहे हैं यही वाले बच्चे यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ गुड इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स वो यहीं पर डिटरमाइन हो जाएगा।
जैसे हम सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा करेंगे, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे पड़ेगा, विश्वविद्यालय शिक्षा पे, है ना। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस है जो एक कमेटी सबमिट करती है 2 साल बाद, 1919 में, 1917 में इसको बनाया गया। तो 2 साल के बाद ये पूरा सर्वे करती है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को देखती है और फिर ये रिकमेंडेशंस देती है। तो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट किया कि एक नया लेवल क्रिएट कर दिया इंटरमीडिएट कॉलेज का। देखो, स्कूल लेवल, इसके बीच में अब आ गया इंटरमीडिएट कॉलेज, इसके बाद है फिर यूनिवर्सिटी। ये नया चीज किया। जो यूनिवर्सिटीज में डिग्री होगी वो कितने साल की होगी? 3 साल। अगर आपने यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाई करी है कंप्लीट, तभी आपको जाकर डिग्री मिलेगी। इस कारण से क्या होगा, जो लोड है यूनिवर्सिटीज पे वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अब बच्चे स्कूल के बाद सीधा यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, अब वो इंटरमीडिएट भी करेंगे। ये करने के बाद ही यूनिवर्सिटी जाएंगे। इसके कारण जो लोड है वो यूनिवर्सिटी पर कम होगी। इन्होंने बोला कि आप सेपरेट बोर्ड बनाओ, स्कूल एजुकेशन के लिए और इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लिए अपना अलग अलग बोर्ड हो, दोनों के दोनों लेवल्स पर। तो कोर्सेज होंगे यूनिवर्सिटी में, उसको 2 भाग में इन्होंने डिवाइड किया। एक है ऑनर्स कोर्स, दूसरा है पास कोर्स। ऑनर्स कोर्स वो बच्चे जो कि एलिजिबल है, जो जिनके पास अच्छी क्वालिटी है। पास कोर्स जनरल स्टूडेंट्स सभी के लिए। जो रूल्स और रेगुलेशंस टाइट कर दिए गए थे पिछले कमीशन में, इस वाले कमीशन में उन्होंने बोला कि इसको कम कठोर किया जाए, लेस रिजिड। ये इंपॉर्टेंट। एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाने की स्टैब्लिश हो जाती है ढाका में, ताकि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर लोड है वो कम हो, कुछ बच्चे ढाका में भी जाकर पढ़ाई करें। तो ये होता है रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। आवासीय मतलब हॉस्टल्स वगैरह भी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर। एक स्पेशल बोर्ड बनता है महिला शिक्षा के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये था तुम्हारा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सारे फैक्ट्स को रट लेना है। नेक्स्ट है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑन एजुकेशन 1990। 1919 में ही रिकमेंडेशन तो आ गई 1919 में, लेकिन 1919 में एक और चीज होती है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आती है। इसमें क्या होता है, 1919 में जो है भारत सरकार हर प्रोविंस में मतलब डायरकी इंट्रोड्यूस करती है। डायरकी मतलब दोहरी सरकार। ये एक प्रांत है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी रूल चलेगा। एक थोड़ा बैकग्राउंड ले लो कि 1896 में, 1896 में इंडियन एजुकेशन सर्विस को स्टार्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि उनका कंट्रोल अच्छे से रहे एजुकेशन पर। क्योंकि जो 1882 जो हंटर कमीशन आई थी, उस कमीशन के कारण जो सरकार का कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था शिक्षा पे। उस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए उन्होंने 1896 में आईईएस का स्थापना करते हैं। तो आईईएस क्या था? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, प्रशासनिक संगठन है, जिसके जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स होते थे। और जितने भी क्रूशियल पोस्ट थे प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जब प्रांत में जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट थी हर प्रांत में, उसमें जितने भी टॉप की पोजीशंस थे, इंपॉर्टेंट पोजीशन, इन सब पे ये लोग काबिज थे। ठीक है। अब 1919 में क्या होता है, इस रिफॉर्म के तहत जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जो प्रोविंस में जो चीजें हैं उसको 2 भाग में बांटी जाती है। एक होता है रिजर्व। रिजर्व मतलब जिसपे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और तो दूसरा था ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड मतलब जिसमें जो लोकल्स है, जो लोकल बॉडीज है, जो म्यूनिसपैलिटीज है, जो इंडियंस है, उनका यहाँ पर कंट्रोल है। तो 1919 में क्या हुआ, शिक्षा को इसी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में रख दिया गया, जिसके कारण जो सेंटर का कंट्रोल था एजुकेशन पे वो क्या होगा, कम होते चला जाएगा। क्योंकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में लोकल बॉडीज का कंट्रोल है। यहाँ पे सेंट्रल बॉडी, जो सेंट्रल बॉडी मतलब जो डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग थे उनका कंट्रोल नहीं है। अब क्या होता है, इस आईईएस को जो 1896 में बनती है,
उसको 1924 में जाकर खत्म कर दिया जाता है, ताकि जो कंट्रोल है सरकार का, सेंटर का, वो शिक्षा पर कम हो, मिनिमल होता चला जाए। अब देखो क्या होता है, 1919 में ये चीज हुआ। जो लिबरल ग्रांट सिस्टम था, जो हंटर कमीशन के समय आया था 1882 में, 1919 आते आते इस चीज को सरकार खत्म कर देती है, क्योंकि अब सरकार का कंट्रोल नहीं है, मिनिमल कंट्रोल है शिक्षा पे, तो वो पैसा देना बंद कर देती है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस कारण से क्या होगा, वित्तीय कठिनाइयां है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आने लगेगी स्कूल को चलाने के लिए, एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम होगा। तब यहाँ पर जो भारत के जो अमीर लोग थे, उनके एफर्ट से शिक्षा चलती है, क्योंकि सरकार ने पैसे देने बंद कर दिए। जो लोग चला रहे हैं अब उनकी जिम्मेदारी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत अमीर लोग है उस टाइम का, उनके पैसे पे, उनके अनुदान पे एडुकेशन चल रहा होता है। तो ये था एक बैकग्राउंड कि 1919 में जो लिबरल ग्रांटेड सिस्टम था हंटर का, वो यहाँ जाके खत्म हो जाता है। और एक है ये आईईएस, इसको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना कि कब आई और कब एबॉलिश हो जाती है। नेक्स्ट है हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी का जो चेयरपर्सन था वो था फिलिप हार्टोग, और ये बनी थी 1928 में। इस कमेटी का ज्यादा से ज्यादा जोर था किस पर, प्राथमिक शिक्षा पर। इसने बोला ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, क्वालिटी बढ़ाइए, एक्सपैंड करने की आवश्यकता नहीं है। इसने ये भी बोला जो शिक्षक है, प्राइमरी टीचर जो है, उनके स्टैंडर्ड को, उनकी क्वालिटी को अच्छा करा जाए, उनको ट्रेन किया जाए और अच्छा उनको बेहतर बनाया जाए। फिर इसने बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो 8th क्लास के बाद, इसने 2 डिवीजन रिकमेंड किया। एक होना चाहिए वोकेशनल कोर्स का, जिसको वोकेशनल कोर्स करके, व्यवसायिक कोर्स करके नौकरी में जाना है, और दूसरा होना चाहिए हाई स्कूल्स। तो जो लोग हाई स्कूल्स में पढ़ेंगे वही लोग बाद में जाकर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ेंगे। तो ये हार्टोग कमेटी का रिकमेंडेशन। 8th क्लास प्राइमरी एजुकेशन के बाद से ही बच्चों के पास 2 ऑप्शन होगा, या तो वो वोकेशनल कोर्सेज चुने या फिर वो हाई स्कूल की तरफ जाए। इस रिकमेंडेशन में इस कमेटी ने बोला कि जो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है उसको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसने बोला जो बच्चे जो काबिल है सिर्फ वही लोग एडमिशन लेंगे, हर कोई एडमिशन नहीं लेगा यूनिवर्सिटीज में हाई स्कूल करने के बाद। मतलब उसने यहीं पर बैरियर लगा दिया ना, हाई स्कूल। फिर अब यूनिवर्सिटीज में जाना है तो यहाँ पर भी क्वालिटी स्किल सेट अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो एडमिशन देंगे यूनिवर्सिटीज में। अब है वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो 1937 में आती। ये इंडियंस के द्वारा बनाई गई है। तो 1937 में वर्धा नामक जगह पर एक कॉन्फ्रेंस होता है, जिसका नाम होता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं गांधी जी। इसी कॉन्फ्रेंस में, इसी सम्मेलन में, जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है, जो हम 1937 की बात कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना की जाती है और उसके बारे में प्लानिंग की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पहला नेशनल प्लान था ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बाय इंडियंस। अभी तक हमने आपको जितना भी पढ़ाया 1937 के पहले तक, इसमें सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, वही लोग कमीशन बना रहे हैं, उनके ही चेयरपर्सन थे। पहली बार कॉलोनियल इंडिया में पहला नेशनल प्लान शिक्षा के लिए लाता है बाय इंडियंस, भारतीय द्वारा। इसने फोकस किया किस पर, जो इंसान की जो ह्यूमन लाइफ की जो बेसिक नीड्स है उस पर। और इन्होंने डिजाइन किया अपने कोर्सेज को कि जो हमारी कल्चर है, जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, उसके अनुरूप शिक्षा का प्लानिंग होना चाहिए। तो इस सम्मेलन के बाद क्या होता है, एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है जाकिर हुसैन कमेटी, क्योंकि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, जाकिर हुसैन। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। तो इनका रिकमेंडेशन क्या क्या है, जो पहला 7 साल होगा स्कूल एजुकेशन का, वो फ्री होना चाहिए, मुफ्त और कंपलसरी, सबके लिए अनिवार्य। जो भाषा, जिस भाषा में पढ़ाना जाना चाहिए इस पहले 7 साल में, वो होनी चाहिए मातृभाषा, मदर टंग में इनको पढ़ाना है। फिर इसने रिकमेंडेशन दिया कि जो एजुकेशन जो है उसमें कुछ मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क भी होना चाहिए, कि बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं साथ साथ वो कुछ काम भी करे, तो उससे जो पैसा जनरेट होगा वही एक्ट करेगा एज एन इनकम ऑफ टीचर्स। ओके,
लेकिन क्या होता है, ये कमिटी, ये जो रिकमेंडेशन है कभी लागू नहीं हो पाती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है इसी टाइम। और वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस से बिना पूछे वर्ल्ड वॉर में इंडिया को पार्टिसिपेट कराती है, जिसके कारण जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कांग्रेस सरकार होती है, वो रिजाइन कर देती है। जो रिकमेंडेशन है वो धरी की धरी रह जाती है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सबको रटना है आपको, और आज पीडीएफ हम भेज देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। देखो, हमारा देश 1947 में आजाद हो रहा है, उसके 3 साल पहले का है ये। नाइनटीन 44 में सार्जेंट कमेटी को फॉर्म किया जाता है, इसका चेयरमैन थे जॉन सार्जेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखना है हमें कैबे के बारे में। कैबे को बनाया जाता है 1920 में, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन। लेकिन इसको 1923 में खत्म कर दिया गया फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। अब फिर से इसको रीस्टैब्लिश किया जाता है 1935 में। ठीक है, तो 1935 में इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो जो सर्जन कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देती है, वो अपनी रिपोर्ट इसी काबे को सबमिट करती है 1944 में जब बनती है। काबे इसको अप्रूव भी कर देता है, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा देश 3 साल में आजाद हो जाता है। फिर आप जानते हो कि 1948 में राधा कृष्णन कमीशन आती है, फिर उस कमीशन की रिकमेंडेशंस अपने इंडिपेंडेंट इंडिया में लागू होती है। तो रिकमेंडेशन देख लेते हैं जो कभी लागू नहीं हुई, इन्होंने क्या क्या बोला। इससे सबसे पहले बोला, जो इंटरमीडिएट कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाओ, और जो हाई स्कूल होना चाहिए वो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास के बीच में होना चाहिए। मतलब स्कूल लेवल, फिर इसके बाद हाई स्कूल, फिर यूनिवर्सिटीज। तो इंटरमीडिएट जो था, जो सैडलर कमीशन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको इसने हटवा दिया। इसने बोला जो 6 क्लास के पहले के जो क्लासेस होंगी उसका हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसमें जो एज ग्रुप होगा वो 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे, और ये भी फ्री होना चाहिए, कंपलसरी, और साथ में यूनिवर्सल सबके लिए, सार्वभौमिक, पैन इंडिया। प्राइमरी के पहले प्री प्राइमरी, जो 3 से लेकर 6 साल तक, 3 से लेकर 6 साल तक प्री प्राइमरी, फिर 6 से 11 साल से लेकर एलिमेंट्री या प्राइमरी। तो ये पहला कमेटी है जो फोकस करता है प्री प्राइमरी पर, मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पहले की शिक्षा पर भी। फिर ये कहते हैं कि 6 क्लास के बाद से डिवीजन हो जाना चाहिए वोकेशनल और एकेडमिक कोर्सेज में। जिनको वोकेशनल टेक्निकल कोर्स में जाना है वो उसमें जाके जॉब ले सकते हैं, या फिर जिनको एकेडमिक्स में जाना है फिर वही लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। इसने एम्फेसाइज किया टीचर ट्रेनिंग पे, कि आप टीचर को भी ट्रेन करो ताकि क्वालिटी वाली एजुकेशन वो बच्चों को दे पाए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कमीशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम। ओके, कोई डाउट है किसी को? अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को, और फिर हम नए टॉपिक पर मूव करेंगे। चलो, इसको पढ़ो। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्वतंत्रता से पहले घटिया कॉलेजों के बारे में सिफारिश की थी?
घटिया कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश की थी। जो बेकार कॉलेजेस वगैरह है उसको बंद कर दो। किस कमीशन की है ये? साउथ ने बोला है फर्स्ट रालेक कमीशन। और कोई? जो बेकार बेकार कॉलेजेस है उसको बंद कर दो, फालतू के पैसे उस पे खर्च हो रहे हैं। तो रालेक कमीशन जो है 1902 में जो आई थी, इसने ही बोला था कि जो भी लो क्वालिटी के कॉलेजेस वगैरह है आप उनको बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये एनईपी के क्वेश्चन है जो हमने पहले कर रखा है। चलो इसको करो, देखो कितना याद है तुम्हें। The idea of abolition of regulatory bodies of education like UGC, AICTE and NCTE is based on the assumption that such bodies are redundant. Second statement है, the Bar Council of India has opposed the idea of abolition of regulatory bodies as it would affect its role as the apex regulatory body of legal professionals in India. बताओ इसके करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी। साउथ ने फर्स्ट बोला है, साउथ के अनुसार दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। और कोई? So the correct answer should be one. दोनों ही करेक्ट है ना? कि जो एनईपी वाली जो बात होती है उसमें क्या है कि जो यूजीसी आईसीटी को हटाकर वो नई बॉडी लेके आ रहे, करेक्ट। और लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर ये लागू नहीं होता है, इनका खुद का है बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 रिवाइज्ड इन 1992 सजेस्टेड, 1992 में संशोधित 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? use of multimedia for distance education, linking degrees with jobs, abolition of AICTE, focus on research only for degrees. सेकंड करेक्ट आंसर है फर्स्ट। मल्टीमीडिया को डिस्टेंस एजुकेशन में डालो, मतलब अलग अलग तरीके से सीडीज हो गए और भी जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस टाइम के, उन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया? अभी पढ़ाया है मैंने। भारत में उच्च शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी? बताओ। The government should leave the management of higher education to Indians themselves. Government colleges should be established only where the demand existed. The government should provide grants to non-government colleges generously. है ना? Students should study the prescribed subjects without any option. There was no need for moral education in colleges. Answer it. भारत में उच्च शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी? सरकार को उच्च शिक्षा का प्रबंधन भारतीयों पर ही छोड़ देना चाहिए। सरकारी कॉलेजों की स्थापना केवल वहीं हो जानी चाहिए जहां मांग की जरूरत है। सरकार को गैर सरकारी कॉलेजों को उदारता पूर्वक अनुदान देना चाहिए। छात्रों के बिना किसी विकल्प के निर्धारित विषयों का अध्ययन करना चाहिए। कॉलेजों में नैतिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। सानिया ने सेकंड बोला है, बी सी डी। व्हाट अबाउट ए ऑप्शन पे क्या लग रहा है? ये गलत है क्या? सेकंड देखो, करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट।
लोकल बॉडीज को बोला था ना इन 2 दिन इन्होंने दे देने के लिए म्युनिसिपैलिटीज वगैरह को, तो उसमें इंडियन भी तो शामिल थे, ए बी एंड सी। ग्रांट इन एड सिस्टम, ग्रांट्स दे रहे थे। चलो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। किसी का कुछ डाउट है?